नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 33 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं कि जो टेस्ट नंबर 31 है 32 है वो दोनों आधुनिक भारत से रिलेटेड है, मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। और आज का जो टेस्ट है 33 ये भी मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। आधुनिक भारत के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा या आप चाहते हैं कि आधुनिक भारत से रिलेटेड इस टॉपिक को कवर किया जाए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स को हमने लॉन्च किया है यूपीपीसीएस 2025 के लिए, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जीएस के पेपर के साथ साथ सीसैट प्लस करंट अफेयर आपका कवर होगा और मेंस में आपके जीएस के पेपर्स के साथ साथ हिंदी और ऐसे पेपर भी इंक्लूडेड होंगे प्लस करंट अफेयर। और किस तरीके से आपको मेंस में अपने आंसर्स को लिखना है ये भी आपको क्लास में बताया जाएगा। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो आप इस नंबर पर पता कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए एक और राइटिंग कोर्स लेकर आया है क्लास, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दिया है। मेंस प्रोग्राम का हिस्सा है वो। यहाँ पर जो आपका पूरा पेपर है उसको वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है और उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड आपको प्रश्न प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर उससे भी रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। क्लास ये जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 1998 में पूछा गया है। तो बहुत पुराना प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपसे डिस्कस किया जा रहा है। ये तो चलो प्रश्न वीडियो पॉज करो, आराम से पढ़ो और अपना समय लेते हुए उत्तर देने का प्रयास करो। मैं अभी आंसर आपसे डिस्कस करती हूँ, लेकिन उसके पहले आप लोग क्या करेंगे बताओ? जैसे स्कूल में प्रेयर करते थे वैसे मेरे क्लास में क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट लिखना है और लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट में अपना नाम लिखना है। और आपके नाम की जब हम बात कर रहे हैं उसके आगे अपना ड्रीम जॉब लिखना है। कमेंट बॉक्स में नाम नहीं लिखना है क्लास। मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि जैसे ये आपकी नोटबुक है जिसको कि आप रोज देखते हैं, तो इसमें ऊपर लिख लीजिए लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट। ठीक है, मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट की पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा दी गई है। अब आप 2024 का एग्जाम दे रहे हैं, 25 का दे रहे हैं, वो आगे लिख लीजिएगा और यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिए। जैसे मेरा नाम ऐश्वर्या है तो मैंने ऐश्वर्या लिख दिया। ठीक है, और आपकी जॉब अगर आप पीसीएस दे रहे हैं तो मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट एसडीएम ही बनना चाहेंगे, तो अपने नाम के आगे ऐसे लिख दीजिए एसडीएम। तो इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी। आपका ये जो पढ़ाई का पैटर्न है ना उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। मैं हर क्लास के स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय आप लोगों का लेते हुए आपको यही बताती हूँ क्लास कि आपको ये लगता होगा, और जो भी स्टूडेंट इस स्ट्रगलिंग फेज में है उसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट को यही लगता है कि कहीं हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टीज में नहीं जा रहे हैं, तो क्या कहीं हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, कोई और जॉब तो नहीं ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये ऑब्वियस क्वेश्चन है जो सबके माइंड में आता है और फिर उससे क्या होता है, आप पढ़ना बंद कर देते हैं। देखिए अगर आप इस युद्ध में उतर गए हैं तो अच्छे से युद्ध लड़ लीजिए, पुट योर 100%। ठीक है, और अपना 100% देने के बाद क्या करिए, रिजल्ट भगवान के हाथों में छोड़ दीजिए और अच्छा ही होगा जो होगा ये मान के चलिए। और हमेशा सोचिए कि लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट में मेरा नाम लिखा हुआ है, अपना नाम, मेरा नाम नहीं, आपका नाम। ठीक है, अपने बारे में सोचिए और जब आप सोचेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आंख बंद करके 2 मिनट कल्पना करिए और उसको कल्पना करने के बाद क्या करिए, अब आंख खोलकर उसके लिए मेहनत करिए।
तो एक चीज जान लीजिए, कड़वा सत्य है ये कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, दिन रात एक तो करना पड़ेगा ही, तभी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये दिन रात एक भी करना है एकदम सही डायरेक्शन में, ये नहीं कि पूरी पूरी किताब पढ़ने बैठ जाओ और उसमें से एक प्रश्न पूछे, नहीं। पास्ट ईयर्स के पेपर्स देखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे कहे कि अब क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं तो आप खुद पेपर उठा के देखो, क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में बदलाव देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी जो टॉपिक पहले के लिए इंपॉर्टेंट थे वो आज भी इंपॉर्टेंट है। तो उन टॉपिक्स को आप फाइंड आउट करो और फिर उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई करो। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ क्लास, इससे आपको आपकी गलतियां पता चलेगी। और जैसे ही आपको लगे कि इस स्पेसिफिक टॉपिक में मैं गलत कर रहा हूं या गलत कर रही हूं, इस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, तुरंत उसको अपनी रेफरेंस बुक से पढ़ो। और अगर दिक्कत होती है तो ऐश्वर्या मैम है, कमेंट बॉक्स में बताओ, उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे। चलो, क्लास के स्टार्टिंग में इतना ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे, जिस चीज के लिए हम अभी यहाँ पर मौजूद हैं पहले वो काम करते हैं, प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। लेकिन बस एक बात कहूंगी कि अपने प्रति वफादार रहिए। आप अपने प्रति वफादार रहेंगे, अपने मेहनत के प्रति वफादार रहेंगे, पुट योर 100%, यू विल गेट द रिजल्ट। तो सब अच्छा ही होगा, बस ये मानकर चलिए और खुश रहिए, मुस्कुराहट के साथ इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलो बताओ, अब यहां पर ध्यान देना क्लास, कुछ नाम है जैसे राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। बोल देगा मेंस में कि दयानंद सरस्वती का क्या कंट्रीब्यूशन था बताइए, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और मेंस में तो आप लोगों को अपीयर होना ही है, तो क्यों नहीं आज ही समझ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो चलो ध्यान से सुनना। अब पहले इस प्रश्न को देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय की जब हम बात करते हैं तो यह कहा कि ब्रह्मांड को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ये किसने कहा है कि ब्रह्मांड को विश्व धर्म बनाना चाहिए? तो याद रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दिया गया है किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन द्वारा। यहां पर बी का फर्स्ट होगा। राजा राम मोहन रॉय की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है। ठीक है, तो ए का फोर्थ हो जाएगा, ए का फोर्थ, ठीक है, बी का फर्स्ट। तो अब हमारे पास सी और डी ऑप्शन बचे हैं। इतना क्लियर है ना क्लास? अब देखते हैं यहां पर दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती की जब भी बात करते हैं तो आर्य समाज की बात करते हैं, और दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? बैक टू वेदास, वेदास की ओर लौटो, बैक टू वेदास की इन्होंने बात की है। तो देखो यहां से कुछ हिंट मिलता है कि नहीं? हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से है, लिखा है, ठीक है। और तीसरा जो आपके पास बचा है उसमें लिखा है, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे वेदों की तो बैक टू वेदास किसने कहा है? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर सी का 2 हो जाएगा। अब बचा डी, यहां पर थर्ड ऑप्शन आपका सही है, इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। तो आपका उत्तर सही क्या हो गया? डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये प्रश्न याद रखना क्लास, हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न आपको दिखे कि किसने कौन सा स्टेटमेंट दिया है और उसे सुमेलित करने को। तो अगर आपको पता रहेगा कि दयानंद सरस्वती ने वेदों की बात की थी, उन्होंने कहा था बैक टू वेदास, तो वहां से आपको हिंट मिलेगा। ठीक है, अगर हम राजा राम मोहन रॉय की बात करेंगे तो इन्होंने उपनिषद की महत्वता की बात की थी, तो यहां से आपको हिंट मिलेगा। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको सबके बारे में होनी चाहिए। चलो अब हम थोड़ी जानकारी लेते हैं जल्दी से। राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनके नाम के आगे राजा किसने लगाया? राजा राम मोहन रॉय की जब हम बात कर रहे हैं तो इनके नाम के आगे राजा किसके द्वारा, इनको राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? एक प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा, अकबर द्वितीय द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। क्लियर है क्लास? बताओ, अकबर द्वितीय द्वारा। अकबर द्वितीय किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहे थे जिनको कि इंग्लिश बोलना आता हो, और वो इंग्लैंड जाए और वहां पर क्वीन से क्या कहे कि
पेंशन को बढ़ाया जाए। अब ये कौन सा समय था? जब जो मुगल शासक थे वो पेंशन पर जी रहे थे, इनको पेंशन मिलती थी। तो अब ये चाहते थे कि इनकी पेंशन बढ़े और इसकी डिमांड लेकर कोई इंग्लिश बोलने वाला आदमी इंग्लैंड जाए। तो उस समय इन्हें राजा राम मोहन रॉय की जानकारी थी और राजा राम मोहन रॉय को इंग्लिश आती थी। तो उन्होंने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी और इन्हें इंग्लैंड भेजा। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी? पेपर में प्रश्न बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा। राजा राम मोहन रॉय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी? तो इनको युगदूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। याद रहेगा। चलो, अब एक दो प्रश्न जो आपकी परीक्षा में और बन सकते हैं, जैसे पूछा जा सकता है कि आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन रॉय द्वारा कब किया गया था? आत्मीय सभा का, तो आप क्या बताएंगे? ये 1814, 1815 का समय है। ठीक है, तो 1814 आप याद रखिएगा। आत्मीय सभा का गठन सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय ने किया था। उसके बाद आप क्या बताएंगे? आपसे वेदांत सोसाइटी के बारे में पूछा जा सकता है। वेदांत सोसाइटी का गठन इन्होंने कब किया था? तो 1816 में, ये याद रखिएगा। इसके बाद हिंदू कॉलेज, डेविड हेयर और राजा राम मोहन रॉय का नाम आप याद रखेंगे जब भी हम हिंदू कॉलेज की बात करेंगे। परीक्षा में पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन है, तो वहां पर डेविड हेयर का नाम भी दिया रहता है और राजा राम मोहन रॉय का। तो यहां पर ईयर आपके लिए महत्वपूर्ण है, 1817। ठीक है क्लास। फिर वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज 1825। और फिर उसके बाद ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ये आप सभी को पता होगा, 1828। तो ये सारी चीजें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता होनी चाहिए। हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ ले कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लगाइए, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था कब? 1814-15 का समय था वो। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए वेदांत सोसाइटी का गठन किया था 1816 में। फिर मैंने आपको बताया हिंदू कॉलेज याद रखिएगा 1817। और किसका कंट्रीब्यूशन था? राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर का नाम याद रखिएगा। फिर वेदांत कॉलेज 1825 और लास्ट में आपको याद रखना है ब्रह्म समाज 1828, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे संवाद कौमुदी, इसको मैं क्लीन करूं कि यहां पर लिख दूं? यहां पर लिख देती हूं, फिर एक बार क्विक रिवीजन आपका करा दूंगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास। हम सबसे पहले संवाद कौमुदी की बात करते हैं। ठीक है, संवाद कौमुदी जो है वो बंगाली में लिखा गया है, किसके द्वारा बताओ? राजा राम मोहन रॉय द्वारा। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। फिर मिरातुल अखबार, ये फारसी भाषा में लिखा गया है राजा राम मोहन रॉय द्वारा, याद रखिएगा। और प्लस एक चीज और आपको याद रखनी है, वो है ब्रह्म क्रॉनिकल। ब्रह्म क्रॉनिकल ये भी राजा राम मोहन रॉय द्वारा लिखा गया है इंग्लिश में। तो बताओ, थोड़ा बहुत याद हो रहा है? तो जब भी राजा राम मोहन रॉय की बात आएगी तो सबसे पहले आप बताओगे कि इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। दूसरी चीज आप क्या बताओगे? सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत की उपाधि दी थी। फिर आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता होना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था, 1814-15 का समय था। फिर वेदांत सोसाइटी का 1816, फिर हिंदू कॉलेज का मैंने आपको बताया 1817, फिर वेदांत कॉलेज 1825, ये याद रखिएगा, ये वेदांत कॉलेज है। ठीक है, फिर ब्रह्म समाज 1828, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। फिर मैंने आपको बताया इन्होंने संवाद कौमुदी लिखी, जो कि बंगाली लैंग्वेज में थी। फिर मिरातुल अखबार की बात की इन्होंने, जो कि फारसी में थी। और फिर इन्होंने ब्रह्म क्रॉनिकल की वो मतलब लिखा इन्होंने, तो ये इंग्लिश में था। ये भी आपको याद रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को बताते बताते मुझे याद आया, जब भी हम सती प्रथा उन्मूलन की बात करेंगे, सती प्रथा उन्मूलन मतलब ये सती प्रथा के अगेंस्ट थी। इनकी खुद की भाभी को सती होना पड़ा था।
पहले क्या चलता था कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो औरत को जिंदा जला दिया जाता था और उन्हें को सती कहा जाता था। तो राम मोहन रॉय इसके अगेंस्ट थे और जब इनकी भाभी को सती किया जा रहा था तो इन्होंने उसका विरोध भी किया था, लेकिन ये अकेले पड़ गए जिसके कारण इनकी बात किसी ने सुनी नहीं और बाद में ये अपने घर को भी त्याग के चले जाते हैं और सती प्रथा के अगेंस्ट एक लड़ाई लड़ते हैं। ये याद रखिएगा आप। क्लियर है क्लास? अच्छा, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया। आप भी सोच रहे होंगे कि मैम बढ़ाती जा रही है, लेकिन महत्वपूर्ण है। अगर लिंक पकड़ोगे ना तो हिस्ट्री कभी नहीं भूलेगी। अब देखो, ब्रह्म समाज की हमने बात कर ली, अभी मैंने आपको सती प्रथा उन्मूलन की बात की, तो यहाँ पर याद रखिएगा राजा राम मोहन रॉय का नाम और साथ ही साथ विलियम बेंटिक का नाम याद रखिएगा। इन्हीं का कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, सती प्रथा को खत्म करने का। और साथ ही साथ जब राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज में बुराइयां थी उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, तो एक ऐसे और समाज का गठन हुआ था जिन्होंने उनका विरोध किया था, और वो समाज कौन सा था? धर्म समाज। याद रखिएगा, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। याद रखिएगा क्लास, जब धर्म सभा की बात होगी, यहां पर कहां पे लिखूं मैं? यहां लिख देती हूं नीचे, धर्म सभा। धर्म सभा का गठन कब हुआ है? 1829 में। किसके द्वारा? राधाकांत देव द्वारा। राधाकांत देव द्वारा। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि ब्रह्म समाज का गठन राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में किया था। इसी का विरोध करने के लिए धर्म सभा का गठन हुआ था 1829 में। किसके द्वारा? राधाकांत देव द्वारा। तो अब परीक्षा में कभी भी प्रश्न पूछेगा कि किस सभा ने ब्रह्म समाज का अपोज किया था, मतलब ब्रह्म समाज के विरुद्ध कौन सी सभा का गठन हुआ था? तो याद रखिएगा 1829 में धर्म सभा, और किसने किया था? राधाकांत देव द्वारा इसका गठन किया गया था। क्लियर? चलो, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब मैंने यहां पर आपको बता दिया कि जब भी हम बात करेंगे बैक टू वेदास तो हम लोग दयानंद सरस्वती की बात करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? तो वो भी राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। ये भी पॉइंट लिख लो। ये सारे पॉइंट से आपके परीक्षा में प्रश्न बना है क्लास, जो मैं एक एक पॉइंट आपको बता रही हूं, और सब बहुत महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, अभी थोड़ी देर बाद इसको फिर रिवाइज करा दूंगी, ठीक है? तो आपको याद करा दूंगी मैं, मेरा ये काम है। चलो, अब इस प्रश्न को देखो ध्यानपूर्वक। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखना क्या दिया गया है। यंग बंगाल आंदोलन, बहिष्कृत हितकारिणी, थियोसोफिकल सोसाइटी, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। तो बताओ सही उत्तर क्या होगा? यहां पर ध्यान दीजिएगा। यंग बंगाल आंदोलन से रिलेटेड हेनरी विविन डेरियोजा है, ये बिल्कुल सही है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन से रिलेटेड सर सैयद अहमद खान है, ये भी बिल्कुल सही है। अब मैं इसके पीछे भी आपको एक छोटी सी बात बताती हूं जिसके थ्रू आपको कभी नहीं भूलेगा कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन से रिलेटेड सर सैयद अहमद खान है। यहां पर एक टर्म आपको दिख रहा होगा, पेट्रियोटिक, देशभक्ति से कुछ रिलेटेड है ना, पेट्रियोटिक। तो यहां पर देशभक्ति की बात करेंगे तो ये देशभक्ति जो थी, वो ब्रिटिश सरकार की तरफ थी। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है मुस्लिम्स को। मैं आपको बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो सर सैयद अहमद खान को ये बात नहीं अच्छी लगती है, वो एक विश्वास बनाना चाहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का मुस्लिम्स के प्रति, ठीक है? तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन फॉर्म करते हैं जिसका की नाम क्या रहता है? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, कि आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम्स ही खाली रिस्पॉन्सिबल थे 1857 के रिवॉल्ट के लिए, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था तो सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो खाली हिंदू मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और फिर आप देखते हैं कि इसको
ठुकराने के लिए, इस चीज को गलत साबित करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है, अपने थर्ड जो प्रेसिडेंट हैं वो एक मुस्लिम लीडर को अपॉइंट करती है और उनका नाम क्या था, बदरुद्दीन तैयब जी। मैंने आपको बताया था ना 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है तो WC उमेश चंद बनर्जी उसे प्रिसाइड करते हैं। दूसरे सेशन को 1886 में दादा भाई नौरोजी उसे प्रिसाइड करते हैं एंड द थर्ड सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय द बदरुद्दीन तैयब जी। तो याद रखिएगा, तो बदरुद्दीन तैयब जी वाज द फर्स्ट मुस्लिम लीडर हु प्रिसाइडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी INC की। ठीक है, ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है तो बता दिया, यहां याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं इसके बाद हम देखते हैं जो मुस्लिम पार्टिसिपेशन होता है INC में वो बढ़ने लगता है, ये भी सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी पहले डिस्कस किया है, परीक्षा में पूछ लेता है कि एनी बेसेंट जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर है। आप क्या बोलोगे कि ऐश्वर्या मैम ने सही बोला कि गलत बोला? तो गलत बोला मैम, आप बिल्कुल गलत बोली हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में आपको पता ही नहीं है, हम बताते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, मेरे स्टूडेंट मुझे बता रहे हैं। थियोसोफिया याद रखिएगा। तो थियो मीन्स क्या, थियो मीन्स गॉड, भगवान। सोफिया मीन्स लव, ईश्वर के प्रति प्रेम की बात यहां पर की गई है थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में भारत के जो स्क्रिप्ट्स थे, जो बुक्स थी रिलीजियस, उसको स्टडी कर रहे थे, वेदास, उपनिषद, ये सब। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर जो थे वो कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावस्की थी, याद रखिएगा। और कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावस्की थी, ना कि एनी बेसेंट थी। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि एनी बेसेंट भारत आती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करने, लेकिन वो ज्वाइन करती हैं, फाउंडर नहीं थी, वो मेंबर थी। अगर फाउंडर पूछेगा, संस्थापक पूछेगा तो आप मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट का नाम बताएंगे। ठीक है, क्लियर क्लास? थियोसोफिया आपको याद रहेगा, थियो मीन्स गॉड, सोफिया मीन्स लव। क्लियर? चलो, अच्छा, एनी बेसेंट का नाम आया है तो जल्दी से बताओ इनसे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं। ये एक आयरिश वुमेन थी, ठीक है, ये फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था 1917 में। ठीक है, होम रूल मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये आइडिया एनी बेसेंट द्वारा पेश किया गया था। लेकिन अगर बाल गंगाधर तिलक के होम रूल मूवमेंट की बात करेंगे और एनी बेसेंट के होम रूल मूवमेंट की बात करेंगे तो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट के होम रूल मूवमेंट के पहले स्टार्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट करती हैं एक सेशन की मैं आपसे बात कर रही हूं, तो वो कहती हैं कि मैं भारत में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करना चाहती हूं, एक ऐसा आंदोलन जैसा कि आंदोलन आयरलैंड में स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 साल का समय देती हूं कि आप मेरे इस आंदोलन से जुड़िए। तो बाल गंगाधर तिलक भी वहां रहते हैं, उनको अच्छा लगता है और वो अपना होम रूल मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो, अभी कॉमनवेल्थ बताओ किसके द्वारा लिखा गया है, कॉमनवेल्थ बताओ किसके द्वारा लिखा गया है, कमेंट बॉक्स में, याद रहेगा। चलो, अब बहिष्कृत हितकर्णी की हम बात करेंगे। बहिष्कृत हितकर्णी जो है वो BR अंबेडकर द्वारा संगठित की गई है, ये याद रखिएगा, ना कि ज्योतिबा फूले द्वारा। ज्योतिबा फूले का जब भी आप नाम याद करेंगे तो आप सत्यशोधक समाज की बात करेंगे। सारे पॉइंट लिखते चलो क्लास, जो भी मैं बता रही हूं क्लास में एक पेन और नोटबुक लेके बैठो, तभी आपको सब याद रहेगा और एक एक पॉइंट आप मेमोरी में बैठता रहेगा। मैं रिवीजन कराऊंगी, चिंता मत करना। एक दिन एक 5-6 घंटे की क्लास ले लूंगी जिसमें सारे जितने क्वेश्चन डिस्कस की हूँ सब रिवाइज करा दूंगी आपको, उसकी चिंता नहीं करेंगे। लेकिन अब लिख लो, ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज। हम बहिष्कृत हितकारिणी की बात करेंगे तो BR अंबेडकर का नाम याद रखेंगे। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विविन डेरियोजा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, आपकी मैम ने इतना ज्यादा यहाँ पर गोद दिया है कि आपको समझ ही में नहीं आ रहा होगा, तो इसको डिलीट कर देते हैं एक बार और करेक्ट आंसर पे टिक लगा देते हैं। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ज्योतिबा फूले नहीं BR अंबेडकर का नाम लिख लीजिएगा। चलो क्लास, समझ में आ रहा होगा आशा करती हूँ आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, रिवीजन भी अच्छा हो रहा होगा। अब इस प्रश्न को देखो, ये प्रश्न यूपी PCS प्रीलिम्स 2022 में आपसे पूछा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
अब रीसेंट का प्रश्न है तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रखिए इसके बारे में। नाम क्या क्या दिया गया है? डीके कार्वे, जेईडी बेथुन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बीएम मालाबारी। तो बताइए क्या क्या पॉइंट आपको याद रहेगा? देखिए, जब भी हम डीके कार्वे की बात करें या ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो अपने दिमाग में बनाए रखिएगा एक चीज कि इन्होंने कन्याओं के गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। ठीक है, याद रहेगा। गर्ल्स एजुकेशन के साथ साथ हम कहें विडो रीमैरिज की भी इन्होंने बात की थी, विडो रीमैरिज की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम हम लोग याद करते हैं किस लिए? विधवा पुनर्विवाह के लिए। आपने देखा, जब राजा राम मोहन रॉय की हम बात करेंगे तो हम सती प्रथा के उन्मूलन की बात करेंगे। ऐसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जब हम बात करेंगे तो गर्ल्स एजुकेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान था, साथ ही साथ विडो रीमैरिज में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, चलो आप देखो, जेईडी बेथुन, बीएम मालाबारी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा क्लास, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ना, वो संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। ठीक है, प्रिंसिपल थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और परीक्षा में कई बार पूछा गया है। हो सकता है आने वाली परीक्षा में आपसे पूछ ले कि डैश जो है नाम ना दिया हो, ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने विधवा पुनर्विवाह में बहुत बड़ा योगदान दिया और गर्ल्स एजुकेशन पे भी फोकस किया। ठीक है, कन्या के पढ़ाई लिखाई में या एजुकेशन में ध्यान दिया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, तो आप सी का फोर्थ लगाएंगे। अब सी का फोर्थ यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, तो मतलब हमारे पास ऑप्शन ए बचा और सी बचा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जो, ठीक है, सी का फोर्थ था, जो डी के कार्वे हैं वो किससे रिलेटेड हैं? वो आपके रिलेटेड हैं विडो रीमैरिज एसोसिएशन से। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह में याद रखिएगा डीके कार्वे का नाम, बहुत बड़ा योगदान है। तो ए का सेकंड हो गया, ए का सेकंड आपका यहां पर हो गया। जेईडी बेथुन की जब हम बात करेंगे तो कन्या विद्यालय की स्थापना इन्होंने कलकत्ता में की थी, तो यहां पर आपका बी का फर्स्ट हो गया। और बीए मालाबारी की बात करेंगे तो बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो यहां पर क्लास, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी हम डीके कार्वे की बात करेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करेंगे, तो आप अपने दिमाग में ये चीज बना के रखेंगे कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह और साथ ही साथ गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस किया था। तो आप थोड़े ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे इसके थ्रू। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। इसी तरीके से जब जेईडी बेथुन की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे इन्होंने कन्या विद्यालय की स्थापना की थी, कहां पर? कलकत्ता में, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है परीक्षा में पूछ ले जेईडी बेथुन ने कहां पर कन्या विद्यालय की स्थापना की थी, तो आप बताएंगे कलकत्ता में। ठीक है, और बीए मालाबारी की बात करेंगे तो यहां पर आप बाल विवाह से रिलेटेड इनका नाम याद रखेंगे। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्लास, क्या दिया गया है यहाँ पर? प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मज दायसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? अब हम प्रार्थना करते हैं आग बंद करके ईश्वर से, ठीक है, और बाद में हमको पता है हम सब आत्मा हैं। ये जो शरीर है वो हमारा रथ है, वो आत्मा का रथ है, और हम लोग क्या हैं? शिवो हम कहते हैं ना, मैं ही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, बस। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मा को याद करते हैं। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग हैं। भूलेगा कभी? आपको लगेगा कि बीच क्लास में मैम को क्या हो गया था कि मैम कहने लगी शिवोहम मैं ही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, लेकिन तुरंत आपको याद आएगा मैम ने ऐसे कुछ बोला था, तो आत्मा और प्रार्थना, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? बताइए, आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग का नाम यहां भी दिया है, यहां भी दिया है। और इनको इंस्पिरेशन कहां से मिली थी?
प्रार्थना समाज की स्थापना करने में? तो केशव चंद्र सेन से। तो आत्माराम पांडुरंग जो थे वो इंस्पायर्ड थे केशव चंद्र सेन से, ये भी याद रखिएगा। चलो यंग इंडिया की बात करते हैं। तो आप सभी को पता है हम गांधी जी की बात करते हैं। तो देखिए मोहनदास करमचंद गांधी, तो हमें उत्तर मिल गया है बी सही उत्तर है। लोकितवादी, लोकितवादी कहा गया है गोपाल हरि देशमुख को, याद रखिएगा। थोड़ी देर पहले सत्यशोधक समाज के बारे में मैंने आपको बताया है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फूले हैं। तो यहां पर देख लीजिए। फिर उसके बाद रहनुमाई मजदायसन सभा किसके द्वारा स्थापित की गई है? मोहन, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नरोजी फुरदोंजी, ठीक है, नरोजी फुरदोंजी द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप याद रखिएगा क्लास कि इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। किसकी स्थापना की बात मैं कर रही हूं? रहनुमाई मजदायसन की, ठीक है, 1851 में। कहां पे? बॉम्बे में, ठीक है। और यहां पर नरोजी फुरदोंजी के साथ साथ दादा भाई नरोजी भी इंक्लूडेड थे, तो उनका भी नाम याद रखिएगा अगर परीक्षा में कभी दे दिया, नरोजी के साथ साथ दादा भाई नरोजी का भी नाम। तो दोनों अलग अलग पर्सनालिटी है, कंफ्यूज मत हो जाना, लेकिन दोनों संस्थापक में थे। 1851 में इसका गठन मुंबई में किया गया था। तो सारी चीजें क्लियर। प्रार्थना समाज देखो इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में 2018 में पूछा गया था। प्रार्थना समाज बता दो, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। यंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी द्वारा। लोकितवादी किसे कहा गया है? गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है। फिर सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा बाई फूले। फिर लास्ट में रहनुमाई मजदायसन सभा का गठन किसने किया है? तो याद रखेंगे नरोजी ने, ठीक है। और कहां पर? 1851 में, मुंबई में। चलो अगला प्रश्न देखिए। ये देखो क्लास, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कब पूछा गया है? यूपीपीसीएस 2000, ध्यान दीजिएगा, यहां पर यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। बताओ, समय ले लो, लेना है तो समय ले लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत धर्म महामंडल, देव समाज, राधा स्वामी सत्संग, सनातन धर्म रक्षणी सभा की बात की गई है। यहां पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो चलो मैं उत्तर बताती हूं। यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है डी, खाली सनातन धर्म रक्षणी सभा जो है वो आपका सही सुमेलित है। अब हम भारत धर्म सभा महासभा की बात करेंगे अगर, तो ये इसकी स्थापना कहां हुई थी? हरिद्वार में हुई थी, याद रखिएगा। और किसके द्वारा हुई थी? पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा। पंडित दीन दयाल शर्मा, ठीक है, याद रहेगा। हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ ले। राधा स्वामी सत्संग की बात करेंगे तो इसकी स्थापना लाहौर में नहीं, कहां पर हुई थी? आगरा में हुई थी, ठीक है। और देव समाज की अगर हम बात करेंगे तो आप याद रखेंगे लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। याद रखिएगा क्लास, देव समाज कई बार पूछा भी गया, शिव नारायण अग्निहोत्री। अब यहां पर ये आपको कैसे याद रहेगा? एक मिनट, अग्निहोत्री लिख लीजिएगा। थोड़ा मेरा जो ये स्क्रीन है वो बोलने लगता है, गुस्सा आ जाता है कि मैम आप ज्यादा लिखने लगे, चाहता है कि मैं कम लिखूं, तो बोलने लगता है बीच में। वॉइस क्लियर है ना क्लास? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत धर्म महामंडल की बात करेंगे तो हरिद्वार में संस्थापक कौन थे? पंडित दीनदयाल शर्मा, ठीक है। देव समाज परीक्षा में कई बार पूछा गया है, लाहौर याद रखिएगा। और यहां पर शिव नारायण अग्निहोत्री। अब देखो देव है, देव भगवान की बात की गई है, तो इसमें शिव भी है और नारायण भी है। अब याद रहेगा, देव समाज जहां पर शिव नारायण दोनों हैं, तो शिव नारायण अग्निहोत्री। फिर उसके बाद जब हम राधा स्वामी की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे? यहां पर राधा स्वामी में आप बताएंगे आगरा। एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, भारत धर्म महामंडल हरिद्वार, देव समाज लाहौर, राधा स्वामी सत्संग आगरा और सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। क्लियर क्लास? कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब विचार करना है, थोड़ा सा समय लीजिए।
आईएएस प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था, बताओ। महात्मा गांधी द्वारा 1932 में। 1932 का समय अगर आपको याद होगा तो क्या होता है, महात्मा गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लौटते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है, वहां पे कम्युनल अवार्ड की बात कर दी जाती है ना, जिससे महात्मा गांधी नाखुश रहते हैं और यहां पर आकर आमरण अनशन करने लगते हैं। बाद में महात्मा गांधी और बी.आर. अंबेडकर के मध्य एक पैक्ट साइन होता है 1932 में, जिसको कि हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं। और 1932 में ही महात्मा गांधी अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का भी फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। चल, अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये तो मैंने आपको कितनी बार बताया है, ये भी बिल्कुल सही है दोनों। आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर, ये भी सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। और ये प्रश्न कब पूछा गया है, आईएएस प्रीलिम्स 2019 में। चलो, अब यहां पर जब हम अखिल भारतीय किसान सभा की बात कर रहे हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती की, तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने स्टूडेंट से डिस्कस कर लिया जाता है। तो मैं लिखूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर उत्तर आपको मिल गया ना क्लास, डी आपका सही उत्तर है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं, मैंने आपको पहले भी बताया है, सबसे पहले यूपी किसान सभा, याद रहेगा, बताओ। इसका गठन 1918 में हुआ है, किसके द्वारा, गौरी शंकर और इंद्र नारायण द्वारा। यहां लिखती हूं, गौरी शंकर प्लस इंद्र नारायण द्वारा। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं, इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं। फिर इसके बाद आप अवध किसान याद रखेंगे, अवध किसान, इसका गठन कब हुआ है, 1920 में, किसके द्वारा, यहां पर याद रखना, बाबा रामचंद्र द्वारा, रामचंद्र द्वारा। क्लास मेरी राइटिंग समझ में आती है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, फिर इसके बाद एका संघ की बात करते हैं, 1923, किसके द्वारा, एन.जी. रंगा द्वारा। लिख लो, लिख लो क्लास इसको, जो मैंने आपको बताया है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। फिर 1923 याद रखिएगा, एका संघ, ठीक है, एन.जी. रंगा द्वारा। अब बिहार किसान सभा की हम बात कर लेते हैं, 1929 बिहार किसान सभा, कौन सा ईयर है, 1929 है। फिर ऑल इंडिया किसान सभा, जिसको हम अखिल भारतीय किसान सभा कह रहे हैं, 1936। सारा ईयर महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको बताया है। एक बार इसको नोट कर लो क्लास, में स्लाइड से हट जाती हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, यूपी किसान सभा। यूपी किसान सभा 1918 में आपकी फॉर्म हुई थी, लिख लीजिए। इसके फाउंडर कौन थे, गौरी शंकर थे और इंद्र नारायण थे, याद रखिएगा। फिर हमने बात की अवध किसान सभा की 1920 में, इसमें आपको किसका नाम याद रखना है, बाबा रामचंद्र का, ठीक है। फिर हमने एका संघ की बात की, याद रखिएगा, एका संघ 1923, एन.जी. रंगा, याद रहेगा। फिर मैंने आपको बताया बिहार किसान सभा 1929, यहां पर कौन है, यहां पर सहजानंद सरस्वती हैं। और ऑल इंडिया किसान सभा की जब हम बात करते हैं 1936, तो यहां पर भी स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। तो याद रखने वाली चीज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों याद रखिएगा। 1929 में बिहार किसान सभा प्लस ऑल इंडिया किसान सभा, दोनों में सहजानंद सरस्वती जी का नाम आप याद रखेंगे। यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बना है,
और मैंने इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे डिस्कस भी किया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना था। तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, सबसे पहले यूपी किसान सभा, उसके बाद है अवध किसान सभा, फिर है बिहार किसान सभा, और उसके आखिरी में, मतलब सबसे आखिरी में 1936 में है ऑल इंडिया किसान सभा, जिसको हम अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से जानते हैं। क्लियर, डन, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए। क्लास बोल दिया है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो लिखने में आप उस लैंग्वेज में इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखो, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो बताइए। MPPCS प्रीलिम्स 2022 का प्रश्न है। तो कहां पर हुई थी? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, बंगाल में या फिर बिहार में? तो याद रखिएगा, परमहंस मंडली की स्थापना जो है वो महाराष्ट्र में हुई है। स्लाइड बदल गई। यहां पर सही उत्तर जो है वो है सी। यहां पर आप लोग देख लीजिए, परमहंस मंडली की जब हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई है, और इसके प्रमुख संस्थापक का नाम याद रख लीजिएगा, दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी। ठीक है, दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी, याद रहेगा, ये लिख लीजिएगा क्लास। परमहंस मंडली महाराष्ट्र, 1840 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अब इस प्रश्न को देखो, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तो बताओ, मंदिर में भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी या संप्रादिकता? ठीक है, तो यहां पर तारकेश्वर आंदोलन जो कि 1924 में हुआ था, ये मंदिर में भ्रष्टाचार के खिलाफ था। यहाँ के जो मंदिर के जो महंत थे ना, वो अपने भक्तों से बहुत पैसा लेते थे, हड़पते थे, तो उसी के विरुद्ध था ये याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, 1924 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तारकेश्वर शिव मंदिर में आंदोलन हुआ था। ये कहां पर था? दूसरा पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट बंगाल में था। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ के महंतों पर तीर्थ यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और अन्यायपूर्ण वित्तीय मांग के आरोप लगे थे। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया है, जब भी अभिनव भारत आएगा, क्योंकि मैंने देखा है ना, जब मैं स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हूं अभिनव भारत और अनुशीलन समिति में, ठीक है, अनुशीलन समिति और अभिनव भारत में, तो कंफ्यूज हो जाते हैं वो। मैं उनसे कहती हूँ अनुशीलन समिति जो है उसके फाउंडर आपके वीडी सावरकर है, तो 2 मिनट सब सोचते हैं अरे मैम बोल रही तो सही बोल रही होंगी, नहीं, गलत। अभिनव भारत के फाउंडर कौन है? वीडी सावरकर है। कैसे ट्रिक याद रहेगी? यहां पर वी आ रहा है, क्या आ रहा है? वी आ रहा है, तो वीडी सावरकर, अभिनव भारत। ठीक है, और जब हम अनुशीलन समिति की बात करते हैं तो उसमें आपको पता है पी मित्र की बात की जाती है, पुलिन दास की बात की जाती है, लेकिन यहां पर तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? अभिनव भारत में वीडी सावरकर। चलो अच्छा, ये जो अभिनव भारत समाज था, इसी को हम पहले मित्र मेला के नाम से जानते थे। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा क्लास, मित्र मेला नामक संगठन, मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया गया था 1904 में। किसके द्वारा? सावरकर ब्रदर्स द्वारा, जिसमें वीडी सावरकर और दामोदर सावरकर थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसी मित्र मेला का नाम बाद में परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? अभिनव भारत कर दिया गया था। क्लियर? चलें आगे, इसको दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। याद रखिएगा मित्र मेला और अभिनव भारत। अगले प्रश्न को देखिए, ये यूपी आरओ एआरओ 2023 में पूछा गया प्रश्न है, आराम से पढ़िए। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो बताइए यहां पर सही उत्तर क्या है? यहां पर याद रखिएगा क्लास, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं।
बिल्कुल सही है। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की जब भी बात होगी, याद रखिएगा, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट 1843 में हुआ था। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमसन द्वारा। हो सकता है आने वाली परीक्षा में प्रश्न यहां से बन जाए कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1843 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो जॉर्ज थॉमसन द्वारा हुई थी। और जॉर्ज थॉमसन को भारत कौन लेके आए थे? द्वारकानाथ टैगोर लेके आए थे। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका, नहीं, ए नहीं, यहां पे नहीं करता है ना लिखा है, तो आपका सी सही होगा। इसको मैं डिलीट कर रही हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका सही उत्तर सी है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए क्लास, क्या क्या पॉइंट याद रखना है, रिवाइज करा दूं। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां? कलकत्ता में हुई थी। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमसन द्वारा। जॉर्ज थॉमसन को भारत कौन लेके आए थे? द्वारकानाथ टैगोर। अब थोड़ा सा द्वारकानाथ टैगोर के बारे में जानते हैं। देखो, द्वारकानाथ टैगोर जो है ना, वो रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या है? दादाजी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारकानाथ टैगोर दादाजी हैं। ठीक है, इसके बाद है देवेंद्र टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर, याद रखिएगा। और देवेंद्र नाथ टैगोर के जो 14वें पुत्र थे, मतलब 14वें बच्चे जो थे, 14th चाइल्ड, वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे और रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। अब इनसे रिलेटेड परीक्षा में क्या प्रश्न बनता है? पूछा जाता है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी लिख देती हूं मैं यहां पर, लैंड होल्डर सोसाइटी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे, याद रखिएगा। और जब हम देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं ना, तो यहां पर तत्व बोधिनी सभा का बारे में आपको पता होना चाहिए। तत्व बोधिनी सभा का गठन किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। याद रहेगा ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये आप याद रखिएगा। और इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की थी? 1839 में। ये भी लिख लीजिए जो बता रही हूं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। लिख लीजिए क्लास, आराम से ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ना 1842 में ब्रह्म समाज को भी ज्वाइन किया था, ये भी याद रखिएगा। तो अभी अगर परीक्षा में कभी भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट बना दे कि देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो द्वारकानाथ के दादाजी थे, तो गलत। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र हैं, बेटे हैं, ठीक है, जिन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था और 1842 में ये ब्रह्म समाज को ज्वाइन कर लेते हैं। ये वही ब्रह्म समाज है जिसको कि राजा राम मोहन रॉय 1828 में फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसी ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन भी मिलते हैं और केशव चंद्र सेन जो है वो ब्रह्म समाज को ज्वाइन करते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। केशव चंद्र सेन के जो सपोर्टर्स थे वही उनसे गुस्सा हो जाते हैं। क्यों गुस्सा हो जाते हैं? क्योंकि केशव चंद्र सेन क्या करते हैं? अपने 13 वर्षीय बच्ची का विवाह कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये समाज में जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ इन समाज का गठन किया गया था, इस सभा का गठन किया गया था। और आगे चल के केशव चंद्र सेन ही अपनी 13 साल की जब बेटी का विवाह कर देते हैं, तो इससे उनके जो सपोर्टर्स रहते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटा भी देते हैं। ये याद रखिएगा क्लास, जो भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूं, यहां सारे पॉइंट से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज जो है ना, आगे चल के आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजित होता है, उसके बारे में भी अभी डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर में। यहां पर इस प्रश्न को देखो, भारतीय प्रश्नों पर विवेचन के लिए दादा भाई नरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो बताइए यहां पर सही उत्तर क्या है? तो याद रखिएगा, दादा भाई नरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था लंदन में। ये बिल्कुल सही है। ये यूपीआरओ एआरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ये भी सही है। तो उत्तर क्या होगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लो, सी आपका सही उत्तर है। अब दादा भाई नरोजी की बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। दादा भाई नरोजी को हम किस नाम से जानते हैं? बताओ, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। दादा भाई नरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार की थी? बताओ, 3 या 4? तो जिसने 4 बोला है, जाओ एक गिलास पानी पी के आओ। 3 बार अध्यक्षता की थी। कितनी बार मैंने आपको बताया है, एग्जाम तक रटाऊंगी मैं, आप लोगों को बता रही हूं। तो याद रखिएगा, दादा भाई नरोजी, ठीक है, देखो नाम में भी इनका 3 पार्ट आ रहा है, 1 2 3, दादा भाई नरोजी। तो इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी, याद रहेगा। सबसे पहली बार 1886 में, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है। वो उमेश चंद बनर्जी उसको प्रिसाइड करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो दूसरा सेशन होता है उसको दादा भाई नरोजी प्रिसाइड करते हैं। दूसरी बार 1893 में, 1893 में, ठीक है। और फिर आप सभी को पता है 1906 में, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905 में। और 1905 का जो सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। फिर 1906 की सेशन की अध्यक्षता दादा भाई नरोजी करते हैं, ठीक है। और फिर हमने एक आपको सेशन बता दिया है 1893। और फिर उसके बाद 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, रास बिहारी घोष उसकी क्या करते, अध्यक्षता करते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, रास बिहारी घोष की बात कर रहे हैं तो रास बिहारी घोष ने 1907 और 1908 दोनों की अध्यक्षता की है। 1907 में गरम दल नरम दल अलग हो जाते हैं, ठीक है। और 1908 में जो नरम दल के जो सेशन होता है उसकी अध्यक्षता किसने की है? रास बिहारी घोष ने ही, ठीक है। और दादा भाई नरोजी से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पहली बार गरीबी का आकलन अगर हम देखें, दादा भाई नरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। गंगा का पानी कहां पर जाकर डाला जा रहा है? थेम्स में। गंगा का पानी थेम्स में ले जाकर डाला जा रहा है। तो हमारा भारत क्या हो रहा है? गरीब हो रहा है। क्या होता था उस समय? हमारे यहां से कच्चे माल, जो रॉ मटेरियल्स होते थे, वो यूरोप में ले जाया जाता था। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, औद्योगिकरण हो गया है। तो हमारे यहाँ का जो रॉ मटेरियल था वो यूरोप जाता था और इंडस्ट्रीज में प्रोसेस होकर जो फाइनल गुड मिलता था, जो प्रोडक्ट मिलता था, उसे भारत के ही मार्केट में लाके बेच दिया जाता था। तो सोचो, हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल कच्चा माल विदेश गया, वहां पर कोई गुड जनरेट हुआ, उसको लाकर फिर भारत में ही बेचा गया। भारत ही मार्केट भी है। और हमारे यहाँ के जो इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट थे, जैसे चरखे वर्के, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, कॉटन इंडस्ट्रीज थी हमारे यहाँ की, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। समझ में आ रहा है? तो ये भी याद रखिएगा, ये सब चीजें जब आप समझेंगे ना तो मेंस में आप आंसर्स को लिख पाएंगे। तो ड्रेन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? दादा भाई नरोजी द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नरोजी द्वारा। याद रहेगा, ग्रैंड ओल्ड मैन। चलो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ये याद रखिएगा, 1866 में इसको इन्होंने लंदन में फाउंड किया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्लास। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिक सभा,
लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और इंडियन लीग। यहां पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है वो 1838 में द्वारकानाथ टैगोर, याद रखिएगा। इंडियन लीग किसका नाम याद रखेंगे? शिशिर कुमार घोष का नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इसको अरेंज करेंगे ना तो आपको जो सही उत्तर मिलेगा, एक बंग प्रकाशक का सभा, फिर लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और इंडियन लीग। यहां पर जो ए आपका है वो सही उत्तर है। एक बार हम देख भी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा क्लास। बंग भाषा प्रकाशिका सभा 18, यहां देखिए 1836, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर 1838, मैंने आपको बताया। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843, ठीक है। और इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875। याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा? तो यहां पर देखो हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहां पर डिस्कस किया है, ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843, जॉर्ज थॉमसन को भारत कौन लेकर आया है? द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। और द्वारकानाथ टैगोर ने ही 1838 में, याद रखिएगा, क्या फाउंड किया है? लैंड होल्डर सोसाइटी को। और इन्हीं के बेटे ने 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्बोधिनी सभा का गठन किया है। क्लियर ना? चलो, तो देखिए क्लास, ईयर इंपॉर्टेंट है। आपको यह समझ में आ रहा होगा कि आपकी परीक्षा में अभी तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है, संस्थाओं के बारे में पूछा गया है, तो आपको किस ईयर में वो बने हैं, साथ ही साथ फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहां पर इस प्रश्न को ध्यान से देखो, फिर वही सब आपको दिखेगा। लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ठीक है, फिर इंडियन सोसाइटी, फिर इंडियन एसोसिएशन। तो ध्यान से एक बार इसको आप लोग देखिए, टाइम लीजिए तब तक थोड़ा सा क्लास। बताइए, लैंड होल्डर सोसाइटी मैंने आपको कितनी बार अभी बता दिया है कि द्वारकानाथ टैगोर, तो ए का 4th करिए यहां पर आप लोग। फिर उसके बाद इंडियन एसोसिएशन और इंडियन सोसाइटी दिया, और ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी दिया है। तो बताइए, इंडियन एसोसिएशन की जब हम बात करेंगे तो यहां पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी होंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले मैं इसको सॉल्व करा देती हूं आपसे। ए का आपका सही उत्तर जो है 4th है, ए का 4th यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। क्लियर? अब देखो, इंडियन एसोसिएशन की जब हम बात करेंगे तो यहां पर कौन हो गया? एस.एन. बनर्जी हो गए। तो आपका डी का 1st हो जाएगा। डी का 1st 2 जगह दिया गया है, तो अब इसको भी हम लोग हटा देते हैं। अब आपका बचा ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की जब हम बात करेंगे तो आनंद मोहन बोस का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, सी का सेकंड। और जब हम ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो नाम क्लियर है, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, विलियम एडम। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर क्लास? कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से इस प्रश्न को तो आप आराम से कर ही सकते थे। सबसे पहला हिंट तो यही था कि द्वारकानाथ टैगोर, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, इंडियन एसोसिएशन, कई बार पूछा गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाला ये प्रश्न, कई बार, ठीक है। अब यहां पर आप याद रखिएगा, इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो आनंद मोहन बोस, और यहां पर ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी विलियम एडम, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते, वही चीज यहां पर दी गई है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे आपके, ठीक है, कर लीजिए अगर आपको करना है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, जल्दी से बता दो, सर सैयद अहमद खान, डी का 3rd 2 जगह दिया गया है। इन दोनों को तुरंत हटा दो, क्योंकि अभी मैंने बहुत आज ही की क्लास में आपको यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के बारे में बहुत बताया है, और हमको पता है इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, तो यहां पर 1 हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर। देख लो कितना आसान प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास महाजन सभा। चलो, मुंबई प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो याद रखिएगा यहां पर फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग का नाम भी आप लोग याद रखेंगे।
फिरोज शाह मेहता याद रखिएगा। सी का फोर्थ 2 जगह दिया गया, इसको तुरंत हटा देते हैं जब तक कि कंफ्यूजन ना हो। ऐसे ही तो एग्जाम में आप लोग भी सॉल्व करते होंगे ना, जो सबसे आसान ऑप्शन रहता है तुरंत टिक लगा लेते हो। फिर पूना सार्वजनिक सभा की जब हम बात करेंगे तो यहां पर आपके महादेव गोविंद रहाणे हो जाएंगे, ठीक है। तो बी का थर्ड यहां दिया है। और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। और फिर उसके बाद आपका बचा इंडियन एसोसिएशन, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उत्तर सही क्या है बताओ? ए आपका सही उत्तर है। समझ में आ रहा है ना क्लास? चलो, अगर कहीं पे भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस प्रश्न को देखो, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन दिया है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी दिया है, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी में गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको कि हम पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी भी कहते हैं। जब महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए, साउथ अफ्रीका से, तो इन्होंने क्या कहा महात्मा गांधी से कि पहले 1 साल भारत का भ्रमण करो, भारत को जानो। और महात्मा गांधी आप देखते हैं जब भारत लौटते हैं तो वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, वो भारत को घूमते हैं, भारत को जानते हैं। और वो ये भी कहते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी मेरे सत्याग्रह, ठीक है, नॉन वायलेंस, इन सब को मानने को तैयार होगा उसको मैं ज्वाइन करूंगा। तो बाद में वो सब चीजें आपको पता है। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले याद रखिएगा, यहां पर डी का फर्स्ट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड वो भी आपको याद रहना चाहिए क्लास कि 1905 में बनारस के सेशन को गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया था, ठीक है। आगे देखें, बॉम्बे प्रेसिडेंसी मैंने आपको बताया है कि यहां पर आप याद रखिएगा केटी तेलंग का नाम और फिरोज शाह मेहता का भी नाम याद रखिएगा। तो हम लोग मिलाते हुए चलते हैं ना, डी का फर्स्ट होगा। तो ये और ये, इसको कैंसिल कर दें, ए को कैंसिल कर दो और इसको कैंसिल कर दो। उसके बाद मैंने आपको बताया बॉम्बे प्रेसिडेंसी में केटी तेलंग का नाम याद रखेंगे, फिरोज शाह मेहता का भी नाम याद रखेंगे। तो बी का सेकंड यहां है, तो हमारा आंसर तो हमको मिल ही गया, बी है। लेकिन हम और देख लेते हैं, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की जब हम बात करेंगे तो सैयद अमीर अली हो जाएंगे, ठीक है। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो राधाकांत, एक बार क्लास इसको देखिए आप, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तब राधाकांत देव हो जाएंगे, ठीक है। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की केटी तेलांग हो जाएंगे, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। बी सही है। चलो, बी आपका एकदम सही है। अगला हम देखते हैं, ये बिहार पीसीएस में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। एक बार चेक कर लो, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए की गई थी। ये किसके द्वारा बोला गया था? मैं एक चीज बताती हूं, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ है 1885 में, तो आपको पता है सचिव कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे? एओ ह्यूम, पता है ना? एओ ह्यूम जो थे वो सेक्रेटरी थी, पता है। WC बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, उमेश चंद्र बनर्जी, जिन्होंने पहले सेशन की अध्यक्षता की थी। और पहला सेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ था। पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग फैलने के कारण इसको बॉम्बे में कराया गया। और वॉइसरॉय कौन था? डफरिन था। सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, अब तो आप लोगों को रटा भी होगा, लेकिन मैं तब भी रिपीट कर देती हूं। बॉम्बे में हुआ था, WC बनर्जी ने प्रिसाइड किया था, ठीक है, ये पता है आपको। अब यहां पर कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से खुश नहीं थे, दो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे, जैसे एक्सट्रीमिस्ट लाल बाल पाल। जब हम लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। क्या है सेफ्टी वॉल्व? उसको सुनो। कुकर, घर में कुकर है ना, कुकर में जब प्रेशर बनता है तो सीटी बजती है और सेफ्टी वॉल्व लगा रहता है ताकि कुकर फटे ना और प्रेशर रिलीज हो जाए, तभी तो सीटी बजती है।
खाना नहीं भी बनाया होगा तो सेफ्टी वॉल के बारे में सुना होगा ना, सीटी बजती है, सेफ्टी वॉल लगा रहता है, अगर सेफ्टी वॉल नहीं लगेगा तो कुकर फट जाएगा। तो लाला लाजपत राय जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कि गरम दल के नेता थे, उन्होंने कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन ही इसीलिए किया गया है क्योंकि भारत में जो प्रेशर बन रहा है उसको रिलीज कर दिया जाए। 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, वो ब्रिटिश सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल था और कहीं ना कहीं उनके मन में डर रहता था कि इस तरह की क्रांति फिर ना होने पाए। फिर कब नहीं होगी? जब प्रेशर को हम रिलीज करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? अगर प्रेशर रिलीज नहीं करेंगे तो 1857 वाला रिवॉल्ट फिर से रिपीट कर सकता है। और लोग कहते हैं कि गुप्त सूत्रों से एओ ह्यूम को इसके बारे में जानकारी मिल गई कि कहीं ना कहीं अब फिर वो प्रेशर जनरेट हो रहा है और ये जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसके वजह से 1857 की क्रांति दोबारा हो सकती है। तो एओ ह्यूम ने क्या किया? एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर दी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें कि भारतीय लीडर्स होते थे। अब भारतीय ही लीडर्स कहीं ना कहीं जो भारत की जनता थी उनको बता रहे थे कि हम लोग ब्रिटिश सरकार पर भरोसा कर सकते हैं। मॉडरेट जो थे, नरम दल के नेता थे, वो क्या करते थे? उनको कहीं ना कहीं भरोसा था। वो 3P की बात करते थे ना कि हम पेटिशन करेंगे, हम प्रे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लेटर लिखेंगे, अगर हमारी बात इंग्लैंड तक पहुंच गई तो जो हम पर अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार नहीं होगा, ये हमारी बात मानेंगे, हमको ब्रिटिश सरकार पर भरोसा है। हम जब 1857 की क्रांति होती है और क्वीन डिक्लेरेशन होता है तो कहीं ना कहीं क्वीन भी तो यही बात कहती है। क्या कहती हैं? कहती है कि अभी तक जो भी आप पे अत्याचार हुआ है वो हमारे द्वारा नहीं किया गया, वो तो ये ईस्ट इंडियन कंपनी थी, ये तो कंपनी थी जो कि आप लोगों को परेशान कर रही थी, एक्सप्लॉइट कर रही थी। मैं तो सारे जो भी लॉज है इनवैलिड सबको आज खत्म करती हूं और आप सभी लोग आज से हमारे क्राउन के अंडर आते हैं। आज से आप सभी क्राउन के सिटीजन हैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो नरम दल के नेता थे उन्होंने इस चीज को स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन जो गरम दल के नेता थे, जब वो देखते हैं कि 1905 में उनका इतना विरोध करने पर कि नहीं, बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तब भी बंगाल का विभाजन होता है और कितने लॉज बनाए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, तो उनको ये बात समझ में आ जाती है कि अब ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा गुस्सा तो, एग्रेशन तो अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछे नरम दल के नेता, तो याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय ने बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को तो सेफ्टी वॉल की तरह बनाया गया है ताकि जो भी प्रेशर क्रिएट होने वाला हो वो तुरंत निकाल दिया जाए और फिर से कोई क्रांति ना हो 1857 वाली। वहीं पर बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? आईएनसी तो भीख मांगने वाली संस्था है। पता है ना, ये सब भीख मांगने वाली संस्था बोला गया था। मेढक की तरह टरटराते हैं, ये बोला गया था। और डफरिन ने क्या बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो क्या है, कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करती है, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करती है। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था कि मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपने सामने खत्म होते हुए, गिरते हुए देखना चाहता हूं। ये सारे स्टेटमेंट आपके परीक्षा में पूछे गए हैं जो मैंने बताए हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सेफ्टी वॉल थ्योरी में यही था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन सेफ्टी वॉल की तरह किया गया है ताकि फिर कोई क्रांति ना हो और ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारतीयों को अपने कॉन्फिडेंस में लेके रखे, अरे आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग आपके समर्थन में हैं, बस सब अच्छा होने वाला है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखिएगा। देखिए, सुरक्षा वॉल, सेफ्टी वॉल थ्योरी का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया था। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। ये भी पूछा जा सकता है, कांग्रेस को डफरिन की दिमाग की उपज कौन मानता था? तो आप क्या बताएंगे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए किया है। क्लियर क्लास? चलो, आशा करती हूं कि आप लोगों को सेशन में मजा आ रहा होगा, मजा के साथ साथ समझ आ रहा होगा, सबसे जरूरी ये है।
आधुनिक भारत अच्छा लग रहा है ना? आप दिमाग में चीजें बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही हैं? जब पॉइंट्स को कोरिलेट करोगे, आखिर कोई पिक्चर देख के आते हो पिक्चर हॉल में तो स्टोरी पूरी याद रहती है कि पहले हीरोइन का पिता आया, फिर हीरो का पिता आया, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, हीरोइन आई, हीरो आया, सब याद रहता है। तो हमारे आधुनिक भारत का जो इतिहास इतना अच्छा है वो क्यों भूल जाता है? क्योंकि हमने इसको हमेशा एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा है, हमने कभी इसमें अपनी भावनाएं नहीं जोड़ी। मूवी की स्टोरी में भावनाएं जोड़ के आते हो तो एकदम ऐसे रो धो के अरे बाप रे बाप, हाँ बहुत बुरा हो रहा है। यहाँ देखो, नरम दल है, गरम दल है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, रिवॉल्यूशनरीज हैं। अब पेपर में मेंस में प्रश्न पूछेगा कि नरम दल का क्या योगदान था, गरम दल का क्या योगदान था, दोनों के योगदान को कंपेयर करिए, रिवॉल्यूशनरीज का क्या योगदान था। तो जब पता होगा तभी तो लिखोगे। तो हमेशा याद रखना 1885 से अगर हम देखें, ठीक है, 1905 तक कहीं ना कहीं नरम दल द्वारा चलाई जा रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो गरम दल के नेता हैं उनका भी क्या आवाज उठनी शुरू हो जाती है। और 1907 में, अब तो याद हो गया होगा, सूरत स्प्लिट हुआ। किसने प्रिसाइड किया था? रासबिहारी घोष द्वारा। इस प्रश्न को देखो, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो बताइए यहां पर सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या होगा? 1919 अमृतसर अधिवेशन की बात यहां पर की गई है। तो महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के नए संविधान को लिखने के लिए किसे चुना गया था? क्लास एक चीज याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जो है ना, 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मैंने आपको बताया है जब भारत में असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में आपका स्टार्ट होता है, उसी समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो बाल गंगाधर तिलक तो इसमें नहीं है, तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। 1919 का समय है लेकिन उसमें नहीं है तो एलिमिनेट कर दो। अब आपको एक चीज क्लियर है कि 4 तो होगा ही, ठीक है, आईबी सेन होंगे ही। अब दूसरे कौन है? सीआर दास की जब हम बात करते हैं तो सीआर दास के बारे में मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई है कि 1920 वाला जो सेशन हुआ है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पता है ना, मूवमेंट असहयोग आंदोलन की बात करें 1920 में स्टार्ट हुआ, क्लियर है ना। 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है महात्मा गांधी द्वारा बारदौली से। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा कांड हो जाता है। और जब महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस लेते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो महात्मा गांधी से नाखुश हो जाते हैं, जो कि नहीं खुश थे कि महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि असहयोग आंदोलन अभी अपने पीक पे था और इस समय गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, गलत है। और इन्हीं में आपके कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, जो कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। और 1922 में याद रखिएगा, 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। 1922 में 12 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को बारदौली से वापस लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप याद रखेंगे 1922 में 23, ठीक है, 1923 की अगर हम बात करेंगे 22 में ही, एक चीज और, 22 में ही गया सेशन होता है, ये भी याद रखिएगा, जिसको कि सीआर दास ही प्रिसाइड करते हैं। और 1922 के गया सेशन में ही सीआर दास इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ते हैं और 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। ये याद रखिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है, सीआर दास भी नहीं होंगे, एनसी केलकर और आईबी सेन। तो बी आपका, अरे सॉरी, ए आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा, याद रहेगा एनसी केलकर और आईबी सेन का नाम। चलो देखो, जब आपको सब चीजें पता होगी ना तो आप बहुत आसानी से चीजों को एलिमिनेट कर लोगे। आधुनिक भारत इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं अब इस प्रश्न को, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दी, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अस्वीकार कर दिया किस पे? भाषाई आधार पर, बिल्कुल सही है, दोनों ही बिल्कुल सही है। कांग्रेस के नागपुर सत्र की जब हम बात करेंगे तो प्रांत के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन
भाषाई आधार पर हुआ था, लेकिन 1948 के जो कांग्रेस का सेशन था उसमें भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था। और याद रखिए क्लास, जब हमने पॉलिटी में पढ़ा था तो वहां पर भी मैंने आपको ये सब चीजें बताई थी ना, कि आपका फैजल अली कमेटी के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था जेवीपी कमेटी के बारे में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। और इन्होंने क्या कहा था कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में जब श्रीराम मल्लू आमरण अनशन के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है, जब वो बिना कुछ खाए पिए इनकी मृत्यु हो जाती है, तो सरकार पर एक प्रेशर बन जाता है और पहला लिंग्विस्टिक भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन होता है, जिसका कि नाम क्या था, आंध्र प्रदेश था। और फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है। तो ये चीज तो क्लियर है कि स्वतंत्रता के बाद हमने क्या कहा था कि हम भाषाई आधार पर स्टेट का गठन नहीं करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे करेंगे, हम प्रशासनिक आधार पर करेंगे। लेकिन बाद में होता है आंध्र प्रदेश बनता है। और आपको पता है श्रीराम मल्लू को हम लोग किस फादर ऑफ आंध्र प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल सही हैं, डी आपका सही उत्तर है। थोड़ा सा इस तरीके से सोचेंगे तब भी आप क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगला देखते हैं। बिहार पीसीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा क्या पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले अगर ऐश्वर्या मैम के एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको आता होगा। मैंने आपको बताया है 1922 में 12 फरवरी को महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और गया सेशन की अध्यक्षता सीआर दास कर रहे रहते हैं। और उसी के बाद सीआर दास क्या करते हैं, आईएनसी को छोड़ देते हैं और मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज्यवादी पार्टी का गठन करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो गया, चितरंजन दास। ठीक है, आगे बढ़े। इस प्रश्न को देखिए। बोर तो नहीं होते? ये तो पता चल गया कि मेरे स्टूडेंट्स बोर नहीं होते हैं, क्योंकि कभी कभी जब मुझे लगता है कि मेरी क्लास बहुत लंबी हो गई है तो उस दिन, मैं सच बता रही हूँ, उस दिन की क्लास मेरे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को जानने लगी हूं कमेंट के माध्यम से कि आप लोगों को कंटेंट चाहिए, टाइम नहीं मैटर करता है। और एक चीज तो मैंने आप लोग से क्लियर कर दी है, आराम से वीडियो को देखा करिए। ठीक है, स्पीड को तेज कर लीजिए, अपने अनुसार स्पीड को बढ़ा घटा लीजिए। लेकिन ये जो पूरी सीरीज है क्लास, इसको देखिएगा जरूर और लिखते जरूर चलिएगा, आपको बेनिफिट होगा। और जो आपके प्रश्न हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग चाहते हैं मैं डिस्कस करूं, मैंने देखा आप लोग में से कई स्टूडेंट ओशियन करंट की बात कर रहे हैं, उसको भी मैं डिस्कस करूंगी। अभी एक दिन मैं सारे जितने भी कमेंट्स में आप लोगों के टॉपिक्स हैं ना, उसको एक जगह खुद अपने लिए नोट कर लूंगी और फिर उन्हीं से रिलेटेड प्रश्नों को मैं आने वाली क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा अपने बारे में, तभी हमारे और आपके बीच में एक इंटरेक्शन हो पाएगा और मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ के सॉल्यूशन दे पाऊंगी। चलो अब इस प्रश्न को देखो। मैं जब बोलती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स की जगह भी बैठी हुई हूं। तो मुझे लगता है कि मेरे ऑडियंस में दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। एक कहते होंगे कि मतलब वो सुनते होंगे, और दूसरे कहते होंगे मैम क्वेश्चन पे आइए। तो मेरे मन में दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। जिसको भी कभी ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या मैम ज़्यादा बताने लगी हैं तो फॉरवर्ड कर लिया करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरोजनी नायडू आप सभी को पता है, अगर परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने आईएनसी को प्रिसाइड किया था, तो आप सरोजनी नायडू का नाम बताएंगे। और इन्होंने अध्यक्षता कब की थी? 1925 में कानपुर में। और 1925 के पहले 1924 में किसने अध्यक्षता की थी? बेलगांव सेशन को बताओ, महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, और अगर एनी बेसन की बात करेंगे तो 1917, ये भी याद रखिएगा। तो यहां पर तो आपका बी का कानपुर 3 हो गया, बी का 3 यहां दिया है, यहां दिया है। मैं इन दोनों ऑप्शंस को हटा देती हूं, आगे देखती हूं। अब्दुल कलाम आजाद, मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो देखिए क्लास, यहाँ पर जब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहे हैं और अब्दुल कलाम आज़ाद की बात कर रहे हैं, तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने कब प्रिसाइड किया है? 1940 का समय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। और जब हम बात करेंगे मोतीलाल नेहरू की, तो आप सभी को पता है अमृतसर सेशन 1919, ठीक है। डी आपका सही उत्तर हो गया। देख लीजिए, मोतीलाल नेहरू अमृतसर सेशन 1919, ठीक है। सरोजनी नायडू कानपुर 1925, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई 1934 और अब्दुल कलाम आजाद रामगढ़ 1940। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, मेरठ लखनऊ बनारस, तो सबसे आसान आपको कौन सा लग रहा है? मैम बोलते बोलते थक गई। 1905 वाला जो सेशन है वो बनारस में हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा उसको प्रिसाइड किया गया है। मैच कर लेते हैं, बनारस 1905, तो डी का सेकंड, दो जगह दिया गया है। 1916 वाला जो सेशन है वो लखनऊ में हुआ है, अंबिका चरण मजुमदार ने प्रिसाइड किया है, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मध्य। तो लखनऊ सी का फर्स्ट उत्तर क्या मिल गया तुरंत? सी आपका सही उत्तर हो गया। ये आरओ प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न है, तो स्टोरी याद होगी तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कानपुर में अभी हमने देखा 1925 क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी जाती है, कौन? सरोजनी नायडू। और मेरठ वाला 1946 हो गया। चलो अगला देखें, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? बताइए। जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्री राजा गोपालचारी। ये बिहार पीसीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। समय ले लीजिए क्लास। यहां पर आपका जो सही उत्तर है, जब क्या बोला गया है विभाजन के समय, तो जेबी कृपलानी, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, पीसीएस में जीआईसी में पूछा गया है, जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919, अमृतसर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896। जन गण मन की बात की गई है तो ये 1911 में, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। 1911 में क्या हुआ है? दिल्ली दरबार हुआ है ना, पता है ना क्लास? तो याद रखिएगा, क्लियर। और इसको हमारे राष्ट्रीय नेशनल एंथम की तरह कब अपनाया गया है? तो 24 जनवरी 1950, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रगान 1911 में याद रखिएगा क्लास, लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग के काफिले में किसने बम फेंका था? रास बिहारी बोस ने। दिल्ली दरबार हुआ था, दिल्ली दरबार में जो कैपिटल था उसको कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। और जो विभाजन हुआ था 1905 का बंगाल का, उसको रद्द कर दिया गया था। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अब यहां पर आपको एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, हमारा इस जनगण मन, ठीक है, इसको हमारे राष्ट्र गान की तरह, नेशनल एंथम की तरह कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। क्लियर है क्लास? और 1911 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था पहली बार, ये भी याद रखिएगा। और 1911 वाला समय इंपॉर्टेंट है दिल्ली दरबार के लिए, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। अब ये स्लाइड ही क्लियर है, तो यहां पर मैम लिखने वाली हैं थैंक यू। ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। और
कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। आशा करती हूँ आज की क्लास आपके लिए यूज़फुल हो, आपने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर सीखी हो, रिवीजन के लिए अच्छी हो। वैसे आप में से बहुत से स्टूडेंट बता भी रहे हैं कि अच्छी चल रही है क्लास। अगर कोई आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं एक बात क्लियर कर दूँ, जब पढ़ने बैठिए तो फिर ये मत सोचिए कि मैं मैम से अगर ये प्रश्न पूछ लूँगा या पूछ लूँगी तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे कमज़ोर समझें। अगर आपके मन में कोई डाउट नहीं आ रहा है, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आप पर ही, आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो प्रश्न आएगा ही, कुछ ना कुछ तो डाउट होगा ही। तो वो डाउट अगर आपसे क्लियर नहीं हो पा रहा है खुद से, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करूंगी आने वाले सेशन में। आधुनिक भारत से रिलेटेड क्लासेस हो गई हैं। अब मैं आपके डाउट्स को देखूंगी, कहाँ कहाँ आप लोगों को दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में। आप में से अगर कोई स्टूडेंट चाहता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करना, तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे लिए आप सभी स्टूडेंट एक समान हैं और मैं चाहती हूं कि मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट हो। अरे सेलेक्ट हो गए तो सबसे बड़ी खुशी मुझी को तो होगी खुशी, आपके पेरेंट्स को होगी, आपको खुद को भी होगी, लेकिन आपकी मैम को भी होगी, डिकोड एग्जाम को भी होगी ना। तो हम सभी चाहते हैं कि आप लोग खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। कोई भी दिक्कत हो जहां पर हम आपका सपोर्ट कर सके तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमको बताइए। हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए है। लेकिन सबसे बड़ा काम किसको करना? आपको खुद, आपको अपने पे भरोसा रखना है, ठीक है, और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा क्लास ना, उस दिन देखिएगा आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। जो आपसे नहीं भी बात करते हैं लोग, वो भी आपसे बात करने आएंगे। और उस दिन आपकी जो छोटी छोटी कमियां लोग गिनाते हैं ना, वो कमियां भी कोई नहीं गिनाएगा। लोग कहेंगे अरे हमको तो पता ही था आपका सिलेक्शन हुआ है, हम तो जान ही रहे थे होना था आपका सिलेक्शन। तो उस समय के बारे में सोचिए, अपने चेहरे पे उस मुस्कान के बारे में सोचिए जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उसी मुस्कान के साथ जो उस दिन आपके पास रहेगी, जब आपका नाम रहेगा लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट में, उस मुस्कान के बारे में सोच के आज उसी मुस्कान के साथ अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, परिश्रम करिए, ईश्वर सफलता देगा आपको। और एक चीज जान लीजिए, अगर बाई चांस आप असफल रह भी गए तो आप खाली इस परीक्षा में असफल रहेंगे। जीवन में ऐसी कई परीक्षाएं आएंगी जिसमें आप बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। तो अपने पे भरोसा रखिए, अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरिए और कभी भी किसी के प्रति गलत मत सोचिए, गलत मत बोलिए। आप बहुत आगे जाएंगे। अपने पे केंद्रित रहिए, अपनी कमियों को ढूंढिए, दूसरे की कमियों को मत बताइए। आप अपनी कमियों को पहचानिए, ठीक है, और अपनी कमियों को सुधारिए। आप देखिएगा आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। तो धन्यवाद क्लास। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ। लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। डिकोड एग्जाम की पूरी टीम आपके साथ है। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच क्लास।